Hello guys, today we are starting with the Union Territories. We are already done with the special provisions for states और अब हम देखेंगे about the Union Territories. So these Union Territories are included in Article 1 to 4 जो हम लोग इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत में ही देख चुके हैं where आर्टिकल 1 में बात होती है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than ये चीज कही गई है आर्टिकल 1 में. सो दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than a फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. फेडरेशन नहीं बोला है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड अ यूनियन इन पार्ट 1 of the constitution. Schedule 1 में the names of these states and their territorial jurisdiction is provided. तो ये यूनियन का और ये फेडरेशन ना बोलने का ये क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पहले कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है. द इंडियन फेडरेशन जो हमारे पास है, जो कि हम देख चुके हैं, इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर पॉलिटी. जो यूनियन ऊपर होता है, उसके नीचे स्टेट लेवल होता है एंड देन यहाँ पे लोकल लेवल गवर्नेंस चलता है. दिस एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड फेडरेशन क्योंकि ये अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है. इसका अपना अपना खुद का एक लेवल है, ना कि ये एक के नीचे एक ऑर्गेनाइज्ड है. मतलब ऑफ कोर्स एक के नीचे एक है, ठीक है, बट इनका अपना खुद का एक अलग अलग लेवल है जहां पे इनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी दी गई है अपने गवर्नेंस के लिए. दिस इज फेडरेशन, राइट? बट दिस फेडरेशन ऑफ इंडिया is not the result of an agreement between or among states. स्टेट्स में अग्रीमेंट होने की वजह से ये इंडियन फेडरेशन नहीं हुआ है, लाइक दैट ऑफ द अमेरिकन फेडरेशन, जहां पे एक अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स होता है. और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पे 50 स्टेट्स है, हर स्टेट से केवल दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ये इक्वालिटी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों में आपस में एक अग्रीमेंट हुआ है. और इंडिया में सिंस ये फेडरेशन is not a result of the agreement between states, so states have no right to secede from this federation. ठीक है, अब आपको पता है कि ये यूनियन क्यों है, क्योंकि हम लोग एक मिल के बने हैं, बहुत सारे स्टेट्स मिल के एक हुए हैं, यूनिटी आई है. लेकिन फिर भी दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, और इसलिए इनके टुकड़े नहीं हो सकते. टुकड़े एज एन ऑफ कोर्स मतलब टुकड़े हो सकते हैं, हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखी हुई है इसी पार्ट 1 में. बट ये टुकड़ा होकर के बाहर नहीं जा सकता. इट विल स्टिल रिमेन. अगर इसके और भी टुकड़े हो जाते हैं तो भी इट विल स्टिल रिमेन द पार्ट ऑफ द यूनियन. यूटी is under direct control of the center, the central government, and thus therefore they are also called centrally administered territories. But the states, they are the members of federal
system, and they share a distribution of power with the center क्योंकि फेडरल सिस्टम का हिस्सा है ये लोग. यूटीज में ऐसा नहीं है. यूटीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसके अलावा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है विच इज अ वाइडर टर्म देन द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें जो एक्वायर्ड टेरिटरीज आती है, these acquired territories are also directly administered by the center. ठीक है. कुछ और भी डिटेल्स आपको अगर चाहिए हो विच आर वेरी फैक्चुअल डिटेल्स, जैसे कि कौन सी यूनियन टेरिटरी पहले बनाई गई थी या बनी है, जो अगर किसी स्टेट से हट के बनी है तो, और फिर जो फॉर्मर यूटीज थी बट अभी वो स्टेट है, इस तरह की चीजें यू कैन get such factual details in your books, in any of the reference book आपको मिल जाएगा. जैसे कि फॉर्मर यूटीज जो थी, जो अब स्टेट है, इनमें हिमाचल प्रदेश का नाम है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का नाम है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड इवन गोवा जो पहले यूटी था बट नाउ इट्स अ स्टेट. ठीक है. नाउ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या अंतर है? Union of India includes only the states. States सारे मिल के यूनियन को बनाते हैं, यही अभी हमने यहाँ पे देखा. वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट्स इंक्लूडेड होते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ यूनियन. लेकिन जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो दिस इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे this territory not only includes states but it also includes the union territories across the country. It also includes union territories. ठीक है. इसके अलावा और वो सारी भी टेरिटरीज जो कि बाद में एक्वायर्ड की जाएगी, की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This is territory of India, which is a wider expression than the union. और union of states जो है ये केवल क्योंकि states को include करता है, UTs को include नहीं करता, the territories that would be acquired later उसको include नहीं करता. तो this is a narrower term than the territory of India. Now, Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. Now, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में हुआ था, ये आपको पता है. तो उससे पहले टिल 2019 the erstwhile state of Jammu and Kashmir had its own constitution and thus it enjoyed a special status under Article 370 of the Constitution of India. लेकिन 2019 में क्या हुआ, इसको ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था अंडर आर्टिकल 370, इसको अबॉलिश कर दिया गया बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
The Reorganization Act. Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 bifurcated the erstwhile Jammu and Kashmir into two separate UTs. एक UT of Jammu and Kashmir and दूसरा UT of Ladakh. जम्मू एंड कश्मीर वाला जो यूटी है इसको विथ लेजिस्लेचर बनाया गया which comprises all the districts of the erstwhile state of जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था उसके सारे डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह. ये दोनों कारगिल एंड लेह इस लेजिस्लेचर में नहीं रिप्रेजेंट होते हैं. एंड लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर वाला यूटी बनाया गया जहां पे ये दोनों कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. ठीक है. अब यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है ये दर्शाया गया है आर्टिकल 239 से 241 पार्ट 8 में, जहां पे ये कहा गया है कि इट वुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट acting through an administrator appointed by the president. मतलब पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में है, बट क्योंकि सीधी बात है प्रेसिडेंट बड़ा आदमी है, बिजी आदमी है, उसके पास इतना समय नहीं है कि हर एक यूटी को खुद इंडिविजुअली जाके पर्सनली मॉनिटर करे देखे, तो वो क्या करेगा अपने बिहाफ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है. मतलब द एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर यूटी. ठीक है. अब इस एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान एंड निकोबार में, हाँ इवन जम्मू कश्मीर में एंड लद्दाख में भी इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं. बट समवेयर इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो कि अभी एक ही हो चुका है पूरा. अदरवाइज दादरा नगर हवेली अलग होता था, दमन एंड दीव अलग होता था, अभी ये पूरा एक ही हो चुका है. दिस एंड लक्षद्वीप. यहाँ पे दिस पर्सन, दिस एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, जो कि इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, मतलब प्रेसिडेंट. ठीक है. Now, amongst these, Puducherry, Delhi and Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर का अभी हमने देखा, बट नो हियर दैट पुडुचेरी एंड दिल्ली इन दोनों के पास भी अपने खुद के लेजिस्लेचर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है. और जो दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर है, it can make laws on the state list subjects. यहां तक आपको समझ में आता है, क्योंकि अगर स्टेट है, स्टेट लिस्ट के और अगर स्टेट है और अगर उसके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर भी है, तो सारे स्टेट लॉज पे तो वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे तो वो लॉ बनाएगा ही. बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे है जिसको आपने याद रखना है कि स्टेट लॉज बनाते वक्त, अपने लेजिस्लेचर में लॉज बनाते वक्त ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स, दिल्ली का लेजिस्लेचर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस
एंड लैंड, इन तीनों चीजों पे लॉ नहीं बना सकता. The state legislature of Delhi can make laws on the state list subjects except public order, police and land. ऑल्सो आपको ये समझ में आता होगा कि दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर कनकरेंट सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, राइट? क्योंकि उसके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है और कनकरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट एंड यूनियन दोनों भी लॉ बना सकते हैं. तो दिल्ली का लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, एंड कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है. ठीक है. जम्मू कश्मीर का, अच्छा बिफोर दैट पुडुचेरी. पुडुचेरी का स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट दोनों. कोई भी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पे पुडुचेरी का लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज. ठीक है. नाउ अबाउट द जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर. This can make laws on any subject on state list except public order and police. इन दो चीजों पे बस नहीं बना सकता है, अदरवाइज सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पे बना सकता है जम्मू कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेचर लॉज. ठीक है. The constitution does not contain any separate provisions for the administration of the acquired committees, acquired territories. इनके लिए कोई लॉ कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिए गए हैं with respect to the administration in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई बात नहीं हुई है. देयर आर नो सेपरेट प्रोविजंस in the constitution for the territories that would be acquired. Acquired territories के लिए the constitution contains no separate provisions. ठीक है. अच्छा, अब आपको पता है कि जिन लोगों के पास अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है उसके ऊपर ये लोग लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, ऑफ कोर्स विद सम एक्सेप्शंस, एंड कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे. नाउ पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज, एंड व्हेन द पार्लियामेंट वुड मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज, इनकी पावर में आते हैं any subject of any of the three lists जो 8th शेड्यूल में दी गई है. कोई भी स्टेट लिस्ट हो, कंकरेंट लिस्ट हो या यूनियन लिस्ट हो, किसी पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर द यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. एंड द प्रेसिडेंट can make regulations for peace, progress and good governance. किन के लिए ये चीज एप्लीकेबल है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन लोगों के लिए. क्यों? क्योंकि यू सी इन लोगों के पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. तो इनके लिए लॉज कौन बना रहा होगा? फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस. केवल इन चीजों के लिए कौन बना रहा होगा? प्रेसिडेंट. अदरवाइज सारे लॉज इनके लिए जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास से किसी भी सब्जेक्ट पे, कोई भी लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरीज. तो प्रेसिडेंट will make regulations with respect to peace, progress and good governance for these
और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाने का अधिकार कहां से आएगा? पार्लियामेंट से। ठीक है। एंड द रेगुलेशन दैट द प्रेसिडेंट वुड मेक has the same power and same effect as an act of parliament. Okay. And the parliament can also establish high court for a union territory, or can even put a particular union territory under the jurisdiction of some other state high court जो adjacent state हो उसके अंदर इसका jurisdiction कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है। जैसे अभी उसका चेंज करने का बात चल रही है ना, लक्षद्वीप का is with लक्षद्वीप का is with केरला हाई कोर्ट, एंड इधर कौन है, पुडुचेरी का is with तमिलनाडु हाई कोर्ट। बट कुछ सीन चल रहे हैं कि उसको वेस्ट बंगाल के साथ दिया जाए किसी को, ऐसा कुछ तो है। आई एम नॉट वेरी श्योर, कुछ कंट्रोवर्सीज कुछ चीजें चल रही है इन न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो वो पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास, कि किसी यूटी को कौन सा हाई कोर्ट वाला जुरिस्डिक्शन मिले। ओके। अंडमान का आई थिंक अंडमान विल go to, abhi Andaman is with Tamil Nadu, it will probably go to West Bengal High Court, ये कुछ है शायद ऐसे। okay. Then the 7th Constitutional Amendment Act, this led to creation of zonal councils to advise on matters of common interest. Advisory committees of union territories. अच्छा, उससे पहले I would want to talk a little bit about the special provisions for Delhi. दिल्ली में क्या है ना, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऐसा नाम दे दिया गया है। और इसके पास लेजिस्लेचर होता है। इस लेजिस्लेचर में द स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड फॉर 70 members which will be directly elected by people। डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और यहाँ पे इस लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मेंबर्स का स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है टू 10% of the total number of members, वरना अदरवाइज जनरली हमारे पास क्या होता है 12%। दिल्ली में इट्स 10%। एंड द इलेक्शंस क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड है द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, तो ये इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। And in case of difference of opinion of the लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले साल, ये निर्णय हुआ है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर विल रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपने को पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉट द हेड ऑफ द स्टेट और द यूटी इटसेल्फ। तो this person would go and report or refer the matter to the president in case of difference of opinion with the chief minister.
क्योंकि दिल्ली इज अ स्टेट एज वेल, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होता है। इसके पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी हेडेड बाय द सीएम। तो अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो the lieutenant governor will refer the matter to the president. And when a situation arises in which administration of the territory cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitutional Amendment Act, the president can even suspend these provisions and make the necessary incidental or consequential provisions for the administration of Delhi. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट एक टाइप ऑफ प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ही कैन मेक द नेसेसरी इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस, अगर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एंड अ सिचुएशन हैज अरोज where the administration of this particular territory is not carried on in accordance with the Constitution Amendment Act, मतलब Constitution में चला गया है अभी ये चीज ना। तो यही चीज हमने देखी थी स्टेट्स में जब प्रेसिडेंट रूल लगता है उस वक्त पे, तो इट्स काइंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल ही ना इन दिल्ली। दिस provision is specifically specified in the 69th Constitution Amendment Act as well. ठीक है, एंड ऑल्सो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है which will be approved by the State Legislative Assembly of Delhi within 6 weeks from the reassembly. ये similar provision है about the ordinance making power of the governor जो बाकी states में भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है। ठीक है, now about the advisory committees of UTs. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के हिसाब से द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको MHA नाम से आप लोग जानते होंगे, दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन, finance and budget. Legislation, finance and budget के लिए the ministry is Home Affairs Ministry. और जो भी विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूटीज है, द 6 यूटीज अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ये 6, these UTs have the forum of क्या हो रहा है, these have the forum of Home Ministers Advisory Committee or Administrative Advisory Committee, which will be, ये Home Ministers Advisory Committee would be chaired by Home Minister, और अगर Administrative Advisory Committee है तो it will be chaired by, सीधी बात है, समझ में आ ही रहा होगा आपको, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी। ठीक है, हम लोग स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली देख चुके हैं। लेट्स मूव अहेड
to understand the difference between state and UT. स्टेट में आपको पता है द रिलेशनशिप इज फेडरल, लेकिन यूटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सारी यूटीज को जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर उनके पास हो ही, इसलिए द रिलेशनशिप इज यूनिटरी, क्योंकि जहां पे लेजिस्लेचर होता भी है वहां पे प्रेसिडेंट इज द वन हु इज कंट्रोलिंग द यूटी पर से, और इनका यूनिटरी रिलेशनशिप है विद द सेंटर. But in case of states, they share power with the center. Center के साथ they are sharing power. यहाँ पे power sharing हो रहा है between the states and the center. यहाँ पे they are under direct control and administration of the center. States have autonomy. यूनियन टेरिटरीज के पास ऐसा नहीं है. स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, बट ऐसा यूटीज में हमको नहीं देखने को मिलता है. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हर यूटी का अलग अलग होता है, हो सकता है. द एग्जीक्यूटिव हेड हियर इज द गवर्नर, बट यहाँ पे यूटी में द एग्जीक्यूटिव हेड इज नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर. Here the governor in the states is the constitutional head of the state. But यहाँ पे ये जो administrators होते हैं, these are an agent of the president, है ना. अभी 2 बार तो बता चुके हैं इस लेक्चर में. They are an agent of the president. गवर्नर खुद ही constitutional head of the state है. यहाँ पे पार्लियामेंट cannot make laws. हमने पढ़ा है जब स्टेट्स पढ़ रहे थे तब देखा है पार्लियामेंट couldn't make laws on all the subjects of state list. स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पे कौन बना रहा था? स्टेट खुद लॉज बना रहे थे. बट यहाँ पे भी हमने देखा है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन यहाँ पे स्टेट में पार्लियामेंट cannot make laws on the subjects of state list in relation to the state list subject, जहाँ पे स्टेट्स के पास खुद अपने लेजिस्लेचर्स है और वहां पे वो स्टेट लिस्ट पे खुद अपने लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे अगर इमरजेंसी है या हमने और भी चीजें देखी कि राज्यसभा से अगर रेजोल्यूशन पास करवा के लाते हैं तो पार्लियामेंट बनाता है. बट अदरवाइज स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने के लिए स्टेट्स के पास खुद का लेजिस्लेचर होता है और स्टेट खुद बनाते हैं. बट यहाँ पे यूटी खुद लॉज बना रही है क्या? नहीं. कुछ यूटीज बना रही है विद लेजिस्लेचर वाली, बट वो भी कुछ ही सब्जेक्ट्स पे बना रही है जहां पे एक्सेप्शंस स्पेसिफाई किए गए हैं. कुछ यूटीज विद लेजिस्लेचर्स लॉज बना रही है ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स, बट सारे स्टेट सब्जेक्ट्स पे नहीं, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो भी हमने देखे. लैंड के ऊपर नहीं बना सकती, पुलिस पे नहीं बना सकती एज अ सब्जेक्ट, पब्लिक ऑर्डर पे यूटी लॉ नहीं बना सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं. एंड पार्लियामेंट के पास पावर है कि केवल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे ही नहीं, बल्कि कंकरेंट सब्जेक्ट पे भी एंड यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर यूटीज. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. इसमें इससे ज्यादा और कुछ है नहीं पढ़ने सीखने के लिए.